अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम आदिल रज़ाक और आज हम अपना एमडी कैट फिजिक्स यूनिट नंबर 12 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का अगला आर्टिकल पढ़ेंगे जो कि है ट्रांसफार्मर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल है और यहाँ से आपको एक एमसीक्यू लाजमी आएगा, लिहाजा आपने मेरे पॉइंट्स को बहुत ही तवज्जो और गौर से सुनना है। लेक्चर को जो है आपने स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ जो है चलना है, ठीक है। इन चीज़ों को अब आप ना देखो, अभी आप जो है यहाँ पे आ जाओ। पहले जो है ये मैंने जो पॉइंट्स बताए हैं ये इंट्रोडक्शन पॉइंट्स हैं और जितने भी ये पॉइंट्स लिखे हुए हैं ये सारे ही पॉसिबल एमसीक्यूज हैं, लिहाजा आपने हर पॉइंट की जो है वो डिटेल जो है डिस्कशन मेरी जो है वो आपने सुननी है। पहली इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ट्रांसफार्मर होता क्या। तो हम कहते हैं जी ये टू पोर्ट पैसिव सर्किट एलिमेंट है। टू पोर्ट मीन्स के एक इनपुट और एक आउटपुट, ठीक है, ये याद रखिएगा। पैसिव सर्किट एलिमेंट कौन सा होता है? एक ऐसा सर्किट एलिमेंट इट डज नॉट इंक्रीज फ्रीक्वेंसी, एनर्जी एंड पावर ऑफ द सिस्टम, कि ना तो इसने फ्रीक्वेंसी जो है चेंज करनी है, ना इसने पावर चेंज करनी है, ना इसने एनर्जी चेंज करनी है, ठीक है। तो अब ये एमसीक्यू आपको आ सकता है कि जी आपके पास एक ट्रांसफार्मर में फ्रीक्वेंसी का रिलेशन क्या होता है इनपुट और आउटपुट का, तो आपने कहना जी वो सेम एफ इनपुट शुड बी इक्वल टू एफ आउटपुट। इसी तरह से एनर्जी भी जो है वो आपके पास क्या रहती है, वो कांस्टेंट रहती है। जो पावर है वो भी क्या रहती है, कांस्टेंट। आइडियल ट्रांसफार्मर्स में हम कहते हैं जी कि आपके पास पावर कांस्टेंट रहती है, लेकिन प्रैक्टिकल के अंदर कुछ पावर लॉसेस हो जाते हैं, लेकिन वो भी अगर हम कंसीडर करें ओवरऑल सिस्टम तो हम कहते हैं जी वो भी एक तरह से कांस्टेंट ही है। उसके बाद इट ओनली चेंज द लेवल ऑफ एसी वोल्टेज एंड एसी करंट। ये इंपॉर्टेंट तीन चीज़ है। पिछले साल जो एमडी कैट में एमसीक्यू आया था वो इसी पॉइंट से आया था कि ट्रांसफार्मर सिर्फ एसी पे चलता है। ट्रांसफार्मर ने सिर्फ एसी वोल्टेज और एसी करंट को क्या करना है, उसने उसका लेवल शिफ्ट करना है, तो हम इसको लेवल शिफ्टर बोलते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक और बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है। हम लोग ट्रांसफार्मर को सोर्स ऑफ करंट समझते हैं, ये बात गलत है। ट्रांसफार्मर सोर्स ऑफ करंट नहीं है, याद रखिएगा। ट्रांसफार्मर का काम सिर्फ लेवल शिफ्टिंग करना है, ओके। ये लेवल एसी वोल्टेज का बढ़ा भी देता है, लेवल कम भी करता है, डिपेंडिंग अपॉन कि आप इसे इस्तेमाल किस तरह से कर रहे हो। इट डज नॉट वर्क ऑन डीसी सेल एंड एवलांच सेल। अब ये भी एमसीक्यूज जो है, यही एमसीक्यूज आया था कि जी लास्ट टाइम उसने कहा था जी एक डीसी सोर्स लगा हुआ है, तो याद रखिएगा डीसी सोर्स जो है उसका कोई अमल दखल नहीं है। ये जो है हमारे पास जो ट्रांसफार्मर है ये एसी पे चलता है, ना ही किसी सेल पे चलेगा, ना ही किसी एवलांच सेल पे चलेगा, मतलब ये भी सेल की टाइप होती है, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर ने हमेशा एसी पे चलना है, ट्रांसफार्मर ने डीसी के ऊपर नहीं चलना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। ये जी आपके पास का सर्किट सिंबल आ गया, ये आप देख सकते हो। एक प्राइमरी साइड होती है और एक सेकेंडरी साइड होती है। ये अब इसकी कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन गौर से देखो। ये इसकी आयरन कोर है जो कि सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल की बनी होती है, सॉफ्ट आयरन कोर। यहाँ पे हम स्टील इस्तेमाल नहीं करते। ये चीज़ आप चैप्टर नंबर 17 में पढ़ चुके हो कि ट्रांसफार्मर की कंस्ट्रक्शन में स्टील क्यों इस्तेमाल नहीं होता। आप जानते हो कि स्टील जो है वो अच्छा मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है, वहाँ पर एनर्जी लॉसेस जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए हम सॉफ्ट आयरन कोर को इस्तेमाल करते हैं जो कि फेरोमैग्नेटिक की होती है। और मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर जो हमने मटेरियल इस्तेमाल करना है वो हमेशा फेरोमैग्नेटिक होगा, ओके। उसके बाद जी ये प्राइमरी साइड है, ये सेकेंडरी साइड है। अब प्राइमरी साइड की पहचान ये होती है कि उस साइड पर एसी सोर्स होगा लाजमी। तो अगर एसी सोर्स आप यहाँ से उठा के यहाँ लगा दो तो ये प्राइमरी साइड बन जाएगी। लाजमी नहीं होता कि प्राइमरी साइड यहीं पे हो, ये डिपेंड करता है कि आपने किस साइड के ट्रांसफार्मर पे आपने जो है वो प्राइमरी वोल्टेज दिया है। तो ठीक है, तो जिस साइड पे आप प्राइमरी वोल्टेज दोगे वो साइड आपके पास जो है वो प्राइमरी बन जाएगी, ठीक है। तो ये एसी सोर्स होना चाहिए। अब यहाँ पे n नंबर ऑफ टर्न्स हैं तो हमने कहा NP, ठीक है। यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो VP है, VP मीन्स प्राइमरी जो है कॉइल उसका पोटेंशियल। उसके बाद ये दरमियान में आप देख रहे हैं मैंने ये ऑयल शो किया हुआ है, ये ऑयल होता है, ट्रांसफार्मर ऑयल बोलते हैं। ये हीटिंग इफेक्ट को रिड्यूस करने के लिए होता है, ठीक है। अब जनाब ये देख सकते हैं जी ये आपके पास जो दूसरी कॉइल है, दूसरी कॉइल जो है इसको हम बोलते हैं जी सेकेंडरी कॉइल। सेकेंडरी कॉइल की पहचान ये है कि इसके साथ एक लोड रेजिस्टेंस लाजमी लगी होगी, या हम सिंपल अल्फाज में बोलते हैं जी कि यहाँ पे लोड लाजमन लगा होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, जब लोड लगा होगा तभी जो है ये आपके पास यहाँ पर वोल्टेज आएगा, और यहाँ जो वोल्टेज होता है वो होता है सेकेंडरी वोल्टेज। बाज़ औक़ात अगर आपको यहाँ पर ये ओपन दे दे, यहाँ पे रेजिस्टेंस ना लगी हो, तो आपने कहना जी कि अब सेकेंडरी वोल्टेज क्या होगा, वो हमारे पास जो है वो हम कहते हैं जी सेकेंडरी करंट जो है वो हमारे पास 0 होगा।
ईएमएफ तो इंड्यूस चलो हो रहा है लेकिन करंट इंड्यूस नहीं हो रहा, तो वंस अगेन यहाँ पे पावर की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ये आपकी एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन भी है। ओके, अच्छा जी, अब देखें जनाब, ये जो दोनों कॉइल्स हैं इनका आपस में कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं है, ये बात ज़रा समझनी है। ये जो दोनों कॉइल्स हैं ये मैग्नेटिकली लिंक्ड हैं, मैग्नेटिकली कपल्ड हैं। तो इट मीन्स कि यार हमें एक ऐसा मटेरियल चाहिए जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को इन्हेंस कर सके, इसीलिए हम सॉफ्ट आयरन कोर जो है इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि सॉफ्ट आयरन कोर फेरोमैग्नेटिक है और ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ इन्हेंस कर देती है। ठीक है, और वैसे भी यहाँ से फ्लक्स जो है वो लिंक होगा एक कॉइल से दूसरे कॉइल की जानिब। यही वजह है कि ट्रांसफार्मर का जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो म्यूचुअल इंडक्शन है। याद रखिएगा कि इन दोनों के दरमियान कोई जो है वो कनेक्शन ही नहीं है, एक तरह से आप ये समझ लें ये वायरलेस है। ठीक है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स एक कॉइल का चेंज होकर लिंक करता है दूसरे के साथ, जिसकी वजह से यहाँ पे एक इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाती है। ये आप म्यूचुअल इंडक्शन में पढ़ चुके हो। फिर यहाँ पे मैंने कुछ इसके पॉइंट लिखे हुए हैं कि प्राइमरी कॉइल जो है वो n नंबर ऑफ टर्न्स की होती है, np सेकेंडरी ns नंबर ऑफ टर्न्स की। देयर मस्ट बी एसी सोर्स ऑन प्राइमरी साइड, अगर आप प्राइमरी साइड बना रहे हो तो वहाँ पे एसी सोर्स लाजमन होना चाहिए। देयर मस्ट बी अ लोड रेजिस्टेंस ऑन सेकेंडरी साइड पे लोड रेजिस्टेंस होनी चाहिए। ट्रांसफार्मर ऑयल फॉर हीटिंग इफेक्ट रिडक्शन के, हीटिंग इफेक्ट को रिड्यूस करता है। सॉफ्ट आयरन कोर और फेरोमैग्नेटिक, ये मैं आपके साथ सारी बातें कर चुका हूँ। अब एक आइडियल ट्रांसफार्मर पे आ जाओ, एक ऐसा ट्रांसफार्मर कि जिसकी पावर इनपुट शुड बी इक्वल टू पावर आउटपुट होनी चाहिए। अब पावर इनपुट क्या होती है, वीपी आईपी। वीपी मींस प्राइमरी वोल्टेज, आईपी मींस प्राइमरी करंट। इस तरह जी वीएस आईएस, वीएस मींस सेकेंडरी वोल्टेज, आईएस मींस सेकेंडरी करंट। ठीक है, आप इसको रीअरेंज कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो वीएस ओवर वीपी इज इक्वल टू आईपी ओवर आईएस बन जाएगा। ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, यहाँ से आपको न्यूमेरिकल आ सकता है। तो पहली इक्वेशन ये आपने याद रखनी है। ओके, अब जरा देखो जी, इसको मैंने बोला कि ट्रांसफार्मर की इक्वेशन है। ओके, ये आप देख सकते हो। इसके बाद अगर आप गौर से देखो तो वोल्टेज और करंट के दरमियान इनवर्स रिलेशन है। ये रिलेशन हमें जो है ट्रांसफार्मर की टाइप समझाता है। मतलब ये है कि अगर करंट ज़्यादा होगा तो वोल्टेज कम होगा, और अगर करंट कम है तो वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। यही वजह है कि आपको एमसीक्यू आ सकता है कि जब डैम से बिजली बनती है तो उसको ट्रांसफ़र करने के लिए उस बिजली को हम कौन सा ट्रांसफार्मर प्रेफर करते हैं, तो आपने कहना जी हम तब वो ट्रांसफार्मर प्रेफर करते हैं कि जिसमें हम वोल्टेज बढ़ा सकें। क्यों? क्योंकि करंट जो है हमें कम करना है। कम इसलिए करना है ताकि हम लाइन लॉसेस और पावर लॉसेस कम से कम रख सकें। ठीक है, यही वजह है कि जब आपने जनरेशन पे इस्तेमाल करना है तो आप स्टेप अप ट्रांसफार्मर इस्तेमाल करते हो, और जो हमारे गली मोहल्ले में लगा होता है ट्रांसफार्मर वो होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ये एमसीक्यू भी आ सकता है कि आपके गली मोहल्ले का जो ट्रांसफार्मर है वो उसकी टाइप कौन सी है, तो आपने कहना जी वो स्टेप डाउन। स्टेप डाउन मींस कि उसके वोल्टेज कम होते हैं, उसका करंट ज़्यादा होता है। अब वोल्टेज कम का मतलब क्या है? जो आम रूटीन में आपके गली मोहल्ले का ट्रांसफार्मर है वो 11 केवी को, ठीक है, 11 केवी मींस 11,000 वोल्ट्स को वो 440 वोल्ट्स के अंदर क्या करता है, कन्वर्ट करता है। फिर आप जानते हो कि ये हमारे पास 3 फेज सिस्टम है, फिर सिंगल फेज में 230 से 250 के दरमियान वोल्टेज होता है। ये सारा कुछ आप पढ़ चुके हो। ओके, ट्रांसफार्मर डज नॉट ओबे ओम्स लॉ। ये आप देख सकते हो कि वोल्टेज और करंट का आपस में इन्वर्स रिलेशन है। यही वजह है कि हमारे पास ये ओम्स लॉ को ओबे नहीं करता। लेकिन एक बात याद रखनी है, वो बात ये है कि जो हमारे पास प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल्स होंगी उनकी रेजिस्टेंस बहुत ही मामूली होनी चाहिए। ये बुक की लाइन है और ये एमसीक्यू भी आ सकता है कि रेजिस्टेंस ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी शुड बी मिनिमम। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं जी टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर। अभी मैंने आपको ये बात समझाई कि आप वोल्टेज और करंट को आप रिलेशन देख सकते हो कि आप वोल्टेज बढ़ा सकते हो, करंट कम कर सकते हो। तो इसी वजह से हमने कहा जी हमारे पास 2 टाइप्स हैं ट्रांसफार्मर की, एक है स्टेप अप और एक है स्टेप डाउन। अब स्टेप अप बढ़ा देना, स्टेप अप आप ऊंचा स्टेप कर रहे हो, मतलब आप वोल्टेज के लेवल को इंक्रीज कर रहे हो। तो यही वजह है कि यहाँ पे जो सेकेंडरी वोल्टेज है वो प्राइमरी वोल्टेज से ज़्यादा होगा। अब याद रखना कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है ये नंबर ऑफ टर्न्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यही वजह है कि अगर आपको सेकेंडरी पे ज़्यादा वोल्टेज चाहिए तो आपको वहाँ पे फ्लक्स ज़्यादा लिंक करवाना चाहिए। ज़्यादा फ्लक्स कब लिंक होगा? जब नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा होंगे। तो यही वजह है कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर के अंदर सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न से ज़्यादा होते हैं। और ये एमसीक्यू ऐसे भी आ सकता है कि इसकी जो टर्न रेशियो है NS से NP ये हमेशा ग्रेटर देन जो है वो 1 होगी। ओके, अब यहाँ पे आप वोल्टेज बढ़ा रहे हो, स्टेप अप में वोल्टेज यहाँ पे ज़्यादा है तो यहाँ पे करंट की वैल्यू क्या होगी? हमने कहा जी सेकेंडरी करंट जो है वो कम होगा। तो यही वजह है कि हमने कहा जी आई गेस सेकेंडरी करंट विल बी लेस देन प्राइमरी करंट। ओके, तो ये था जी हमारे पास
स्टेप अप ट्रांसफार्मर। अब आ जाए स्टेप डाउन। डाउन मीन्स कि अब आप डिक्रीज कर रहे हो, ठीक है। डिक्रीज आपने किसको करना है, आपने सेकेंडरी वोल्टेज को। तो हमने कहा जी एक ऐसा ट्रांसफार्मर कि जिसमें प्राइमरी वोल्टेज ज़्यादा हो सेकेंडरी से, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि सेकेंडरी वोल्टेज कम हो प्राइमरी से, उसको हम स्टेप डाउन बोलते हैं। यहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स ज़्यादा होंगे नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न से। ऐसे एमसीक्यू भी आ सकता है जी कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी से प्राइमरी की टर्न रेशो बताएं तो ये लेस देन 1 होगी, ये आप देख सकते हो। अब यहाँ से हम ट्रांसफार्मर टर्न रेशो बनाते हैं। तो ये ट्रांसफार्मर टर्न रेशो क्या होती है, VS ओवर VP इज इक्वल टू NS ओवर NP। बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, न्यूमेरिकल में आ सकती है, और यहाँ से आपका एक्सरसाइज का एक न्यूमेरिकल भी है वो सॉल्व होता है, तो आपने उसको भी सॉल्व करना है। उसके बाद एट दी एंड जब आप इन दोनों इक्वेशंस को आपस में कंपेयर करते हो, मिलाते हो, तो ये आपके पास एक फाइनल इक्वेशन बनती है कि जिसके अंदर आप देख सकते हो कि VS ओवर VP इज इक्वल टू NS ओवर NP इज इक्वल टू IP ओवर IS। अब इन दो का एक रिलेशन बनता है, ये एक इक्वेशन बन जाएगी। इन दो का जी एक रिलेशन बनता है, ये इक्वेशन बन जाएगी, और इन दो का आपस में एक रिलेशन बनता है। तो आप यहाँ से 3 जो है वो डिफरेंट इक्वेशंस बना सकते हो, ठीक है। तो ये आपकी क्वेश्चन डोमेन है न्यूमेरिकल बेस्ड, ये आपकी क्वेश्चन डोमेन है थ्योरेटिकल बेस्ड। तो आपने न्यूमेरिकल बेस्ड और थ्योरेटिकल बेस्ड दोनों क्वेश्चन डोमेन्स को अच्छी तरह से समझना है। अब नेक्स्ट जो मैं आपको बताऊंगा वो ट्रांसफार्मर लॉसेज होंगे, हम इसकी एफिशिएंसी कैसे बढ़ा सकते हैं, और हम कुछ और क्वेश्चन डोमेन आपके साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी हम अपने लेक्चर के अगले हिस्से की जानिब बढ़ेंगे। फ्रेंड्स, अब हम इस हिस्से में पावर लॉसेज एंड एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट ऑफ ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे। ये हमारा जो है टॉपिक है। अब सबसे पहले हमने ये देखना है कि पावर लॉसेज कौन से हैं और किस तरह से होते हैं, और हम किस तरह जो है इनको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने भी आपको बताया कि आइडियल ट्रांसफार्मर एक ऐसा ट्रांसफार्मर होता है कि जिसके अंदर पावर इनपुट शुड बी इक्वल टू पावर आउटपुट, मतलब VP IP शुड बी इक्वल टू VS IS, ठीक है। ये आइडियल ट्रांसफार्मर है। लेकिन प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में P in नॉट इक्वल टू P out, ये बात याद रखिएगा। अभी जो आइडियल ट्रांसफार्मर है, इससे रेलेवेंट आपकी एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 15 में लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आपने उस क्वेश्चन को गौर से पढ़ना है। वहां लिखा हुआ है आइडियल ट्रांसफार्मर, लिहाजा अगर आइडियल ट्रांसफार्मर होगा तो आपने ये फार्मूला इस्तेमाल करना है, ये इक्वेशन लगानी है, ओके। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, ध्यान से आपने सवाल पढ़ना है। सवाल के अंदर जो ट्रिक होता है वो आपने लाजमन पकड़ना है। MD कैट में बच्चे से गलती होती है कि क्वेश्चन स्टेटमेंट गौर से नहीं पढ़ता, वो गलती कर लेता है, बाद में कहता है ओहो इसमें तो ये था ये था। तो बेटा MD कैट जो है ये कोई रिहर्सल का नाम नहीं है, एक दफ़ा ही टेस्ट होना है। इसलिए मेरा बेटा अभी से कोशिश करें कि आप क्वेश्चन को बहुत तवज्जो और गौर के साथ पढ़ो, और जो इंपॉर्टेंट चीज़ हो उसे अंडरलाइन किया करो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है कि आपने क्वेश्चन को क्या करना है, आपने इसको अंडरलाइन लाजमी करना है, ओके। अच्छा जी, अब प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर के अंदर P in नॉट इक्वल टू P out, पहली चीज़ ये है। हम ये भी कह सकते हैं कि इनपुट पावर इज ग्रेटर देन आउटपुट पावर। क्यों? क्योंकि आउटपुट पे आपको पता है कि कुछ लॉसेज जो हैं अभी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। अब ट्रांसफार्मर लॉसेज होते कौन से हैं? तो हमने कहा जी ट्रांसफार्मर लॉसेज होते हैं 2 तरह के, याद रखिएगा, MCQ आ सकते हैं 2 तरह के लॉसेज। एक है हिस्टैरिसीस लॉस, एक है एडी करंट लॉस। अब जो हिस्टैरिसीस लॉस है ये किसकी वजह से होता है? हम कहते हैं जी एनर्जी डेसिपेशन इन मैग्नेटाइजेशन। अब कहानी ये है, मैं आपको कंस्ट्रक्शन में ये बात बता चुका हूँ कि दोनों कॉइल्स आपस में क्या हैं, मैग्नेटिकली लिंक्ड हैं। तो हमें स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, हमें ऐसा मटेरियल चाहिए जो मैग्नेटाइज जल्दी हो सके। तो उस मटेरियल को मैग्नेटाइज करने के ऊपर हमारी एनर्जी ज़ाया होगी, और वो होनी ही होनी है, क्योंकि परफेक्ट हम जो है आइडियल जो है हम मैग्नेट तो इस्तेमाल कर नहीं रहे, ठीक है। तो हमने उसको मैग्नेट बनाना होता है, इसीलिए हम जो AC वोल्टेज अप्लाई करते हैं वो AC वोल्टेज जो है वो उसकी डोमेन्स को अलाइन कर देता है, ओके। यही वजह है कि एनर्जी हमारी वहाँ पे वेस्ट होनी ही होनी है, ये आपने बात याद रखनी है। दूसरी बात ये है जी एडी करंट लॉस। अब एडी करंट लॉस क्यों होता है? एडी करंट लॉस इसलिए होता है कि जब हम ट्रांसफार्मर की कंस्ट्रक्शन करते हैं तो ये ईज एंड आइज से मिलकर ट्रांसफार्मर बनता है। तो जब ये ईज एंड आई से मिलकर बनता है तो दरमियान में गैप रह जाता है, उस गैप की वजह से फ्लक्स लीक होता है और कोर के अंदर एक करंट चलना शुरू कर देता है। अब इस करंट ने क्या करना है, अब ये करंट है तो इसकी एक मैग्नेटिक फील्ड भी है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड ने असल मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करना है। देखें हमें क्या चाहिए, हमें स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड चाहिए ताकि कपलिंग बेहतर हो सके। लेकिन ये करंट क्या कर रहा है, इस करंट की मैग्नेटिक फील्ड हमारी ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड को अपोज कर रही है। हम ये नहीं चाहते, हम नहीं चाहते कि हमारी मैग्नेटिक फील्ड वीक हो, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड वीक होगी तो फ्लक्स लिंकेज प्रॉपर नहीं होगा, ओके।
तो ये एडी करंट आ गया। अब मैं यहाँ पे मैंने डिटेल में बताया हुआ है आपको कि हिस्टैरिसीस लॉस क्यों होता है, आयरन वर्सेस स्टील, ये आप पढ़ चुके हो कि हम आयरन और स्टील में से कौन सा मटेरियल प्रेफर करते हैं। तो हमने कहा जी देखें, मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू मैग्नेटाइज द डोमेन्स इन स्टील। स्टील एक ढीठ मटेरियल है, स्टील एक हार्ड मटेरियल है, उसकी डोमेन्स को अलाइन करने के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए, ठीक है। इसलिए हम स्टील को प्रेफर नहीं करते, हम किसको प्रेफर करते हैं, हम आयरन को प्रेफर करते हैं, याद रखिएगा। अब हिस्टैरिसीस का सोल्यूशन मैं भी आपको बता चुका हूं कि यूज सॉफ्ट आयरन कोर ऑफ फेरोमैग्नेटिक। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एनर्जी कम लगेगी, ये जल्दी मैग्नेटाइज हो जाएगा, क्योंकि उसकी डोमेन्स कुछ ऑलरेडी अलाइंड होती हैं, तो लिहाजा बहुत थोड़ी सी एनर्जी देके आप डोमेन्स को अलाइन करवा सकते हो। ओके, लेस एनर्जी डेसिपेशन, बिल्कुल जी हमें पता है यहाँ पे सॉफ्ट आयरन कोर में एनर्जी डेसिपेशन कम होगी। और अगली मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि आयरन हैज लेस हिस्टैरिसीस लूप एरिया। ये आपने पढ़ा हुआ है कि हिस्टैरिसीस लूप एरिया क्या होता है, एनर्जी डेसिपेशन, तो उसका लूप एरिया कम है। यही वजह है कि हमने कहा कि हम उसको प्रेफर करेंगे आयरन को। उसके बाद आ गए आप एडी करंट पे। एडी करंट मैंने आपको बताया कि ये ट्रांसफार्मर की कोर दर हकीकत ऐसे होती है, वो जो आपको हमने पहले बताया वो चीज़ जो है वो डिफरेंट है। ये चीज़ असल में ये जो कोर है वो इस तरह बनी होती है। यही वजह है, ये देखें अगर आपको मैं समझाऊं तो ये ई है, ये देखें ये 3 फिंगर्स को आप ई समझें, इसके ऊपर आई नहीं आना है। जब इसके ऊपर बाकी 3 फिंगर्स आएंगे दरमियान में क्या आ जाएगा, गैप आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल ये देखें ये ऐसे आ गया, तो देखें दरमियान में गैप है, ये आप दरमियान में गैप देख रहे हो, ये देखें ये गैप, ये ऐसे टच नहीं होता, ये ऐसे गैप ड्यू टू दिस आई। तो इस गैप की वजह से क्या होता है कि फ्लक्स इसके साथ लिंक करता है कोर के साथ। ड्यू टू स्पेस बिटवीन कोर फ्लक्स लीकेज अ करंट फ्लोज हुज मैग्नेटिक फील्ड अपोजेस ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड। ये मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ मामला, ठीक है। अब इसका सोल्यूशन क्या है कि आप इसको लैमिनेट कर दें। आप जब लैमिनेट करेंगे तो फिर क्या होगा, अब देखें इसको आपने लैमिनेट इस तरह से करना है, ठीक है। लैमिनेट आप कर देंगे तो अब फ्लक्स लीक नहीं हो सकेगा, फ्लक्स लीक नहीं होगा, कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, कोई करंट फ्लो नहीं करेगा तो कोई मैग्नेटिक फील्ड पैदा नहीं होगी, मैग्नेटिक फील्ड पैदा नहीं होगी तो हमारी ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर कोई असर नहीं आएगा। तो ये हमारे पास आ गया जी इसका सोल्यूशन। अब उसके बाद यहाँ पे मैंने एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर आपको बताया। तो एफिशिएंसी होती क्या है, आउटपुट ओवर इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100%। अगर आपने एफिशिएंसी जो 100%। अब याद रखिएगा कि प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर की जो एफिशिएंसी होती है वो हमेशा लेस देन 1, ये हम कहते हैं जी लेस देन 100%, ठीक है। प्रैक्टिकल की, आइडियल की 100% होती है, लेकिन प्रैक्टिकल की हमेशा लेस देन 1 होगी। अब ये जितने मैंने फार्मूले लिखे हैं ये पॉसिबल क्वेश्चन डोमेन है, आपको इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। आपको पावर आउटपुट, पावर इनपुट, यहाँ पे किलो वाट में आपको पावर दी जा सकती है, तो आपने एफिशिएंसी बतानी है। इस तरह जनाब आपको बाजू का प्राइमरी सेकेंडरी वोल्टेज, प्राइमरी सेकेंडरी करंट दिया जा सकता है, तो आप उससे निकाल सकते हो। आपको करंट और रेजिस्टेंस दी जा सकती है, तो आप ये फार्मूला लगा सकते हो। आपको वोल्टेज और रेजिस्टेंस दी जा सकती है, तो आप ये वाला फार्मूला लगा सकते हो। यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 100% भी कर लें, ओके, बात एक ही है। तो ये जी हमारी पॉसिबल क्वेश्चन डोमेन है, इससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं आएगा। खास तौर पर ये जो मैंने मैथमेटिकल आपको बताया और ये जो मैंने आपको बताया, ठीक है, इसको बहुत अच्छी तरह से देखिए, इसको समझिए तवज्जो के साथ। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर जो है ये आपके लिए जो है बहुत ही मैंने सिंपल और आसान कर दिया है। तो अच्छी तरह से इसको आपने देखना है, प्रिपेयर करना है, बुक की रीडिंग भी कर लेनी है, बुक के जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको भी देख लेना, जो बुक के अंदर शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, आखिरी 4 शॉर्ट क्वेश्चंस उनको लाजमी देखना है, और जो बुक के अंदर न्यूमेरिकल है इससे रेलेवेंट वो भी देख लेना, एग्जाम्पल वो भी देख लेना, ठीक है। तो अपनी प्रैक्टिस करें इस टॉपिक की अच्छी तरह से, इंशाल्लाह ये आपका जो है टॉपिक बहुत अच्छा तैयार हो जाएगा। इसके बाद जो है हम एक छोटा सा आर्टिकल हमने पढ़ना है, चैप्टर 16 की चीज़ें पढ़ेंगे हम, तो इसके साथ ही हमारा आर्टिकल कंप्लीट हो जाएगा। और जब मैं चैप्टर 16 का आपको पढ़ाऊंगा तो उसके साथ मैं कुछ आपको MCQs प्रैक्टिस भी करवा दूंगा, ठीक है बेटा। तो आपने इसको अच्छी तरह से देख लेना है, अपना ख्याल रखिएगा, अच्छी तरह से पढ़ें, मेहनत करें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।